टेबल पे तो हम लोग हमेशा देखते हैं, लेकिन इतना छोटा छोटा। घर में भी होगा तो इतना ही बड़ा होगा, मैक्स टू मैक्स। चलिए, तो ये हमारे सामने हमारी धरती, और हमारी धरती को किन किन नामों से जानते हैं? अर्थ हो गया और पृथ्वी हो गया। इधर ही बच्चे बताइए, भूमि। भूमि। आप लोग किन किन नामों से जानते हैं? बताइए बताइए। यहाँ पे सजा नहीं मिलेगा गलत आंसर पे। भू हो गया, धरा हो गया, ब्लू प्लैनेट हो गया, ब्लू मार्बल हो गया। अच्छा, ये ब्लू क्यों बोलते हैं हमारी धरती को? 3/4 है पानी, ठीक है। और एक यूनिक प्लैनेट भी है हमारा जो अर्थ है, एक यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? हाँ, इस पे लाइफ पॉसिबल है। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं, बाकी के बाकी 7 प्लैनेट्स, उस पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो अब ये व्हाइट है, हमने जब इतना डिस्कस कर ही लिया, तो ये बताइए कि हमारी धरती पर दिन और रात कैसे होता है? हाँ, सूरज जब रोटेट करता है अपने एक्सिस पर, तो हमारी धरती पर दिन और रात होता है। और सीजन्स कैसे चेंज होते हैं? हाँ जी सर, सॉरी, हाँ, हमारी जो धरती है जो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, तो हमारी धरती पर दिन और रात होता है। और सीजन्स कैसे चेंज होते हैं? रिवोल्यूशन के कारण। और एक रिवोल्यूशन करने में हमारी धरती को कितना टाइम लगता है? 365 डेज। ओके, चलिए अब हम अपने गैलेक्सी को देखते हैं कि हमारी जो धरती है, यानी जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, वो पाया किस गैलेक्सी में जाता है? किन्हें कोई आइडिया है? आकाशगंगा। किस गैलेक्सी में पाया जाता है हमारा पूरा सोलर सिस्टम? वो है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। ये देखिए, ये है हमारी आकाशगंगा। तो यहाँ पर आप जो डॉट डॉट देख सकते हैं, वो क्या हो सकता है? स्टार्स, ठीक है। तो हमारे पूरी गैलेक्सी में 10⁻11 बिलियन, सॉरी 10⁻11 स्टार्स है, ठीक है। यानी कि 100 बिलियन स्टार्स हमारी गैलेक्सी में पाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर आपको कुछ कलर्स दिखाई दे रहे हैं। कितने कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं? मोटे मोटे, हाँ, रेड है, ब्लू है, येलो है, ब्लैक। अब ब्लैक के बारे में कहा जाए, जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर है तो हमें क्या कहते हैं, नीला दिखाई देता है। लेकिन जैसे आप हमारी धरती के एटमॉस्फेयर के बाहर जाइएगा, तो आपको उसका पूरा जो ये सराउंडिंग है, वो पूरा ब्लैक दिखाई देगा। तो एक ब्लैक आप मान लीजिए कि पूरे कैनवस की तरह है। और जो ये रेड डॉट हो गया, ब्लू डॉट हो गया, ये सारे हमारे स्टार्स है। तो एक एक करके हम सारे स्टार्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये जो रेड कलर का स्टार है ना, ये एक न्यू बॉर्न स्टार होता है, जो कि गर्म होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें येलो और व्हाइट कलर के स्टार्स के बारे में, तो ये क्या कहते हैं, अपने लाइफ के बीच में होता है, मिडिल पार्ट में। और ये थोड़ा रेड कलर से ज्यादा गर्म होता है, यानी कि हॉटर होता है। और जो ब्लू है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, ठीक है, यानी हॉटेस्ट, अपनी लाइफ के आखिरी पन पे, ये आखिरी स्टेज पर होता है। आपने सुना होगा कि जब आप बहुत ठंडा चीज को भी छुएगा तो आपका हाथ जला सकता है ना। तो उसी तरह अगर हम एस्ट्रोनॉमी वाइज में देखेंगे, तो जो कि ब्लू है ना, ये हॉटेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक लाइन खिंचा हुआ देख रहे हैं, नहीं, वो सबसे हॉटेस्ट होता है। एस्ट्रोनॉमी में अगर हम लोग देखेंगे ना, तो जो ब्लू कलर है वो सिग्निफाई करता है हॉटेस्ट को, और जो रेड कलर है वो हॉटर होता है, यानी कि बाकी तीनों में सबसे कम गर्म होता है। ऐसे बस हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मल लाइफ में क्या जानते हैं कि जो रेड से सिग्निफाई कर रहा है वही सबसे ज्यादा गर्म होगा। लेकिन एस्ट्रोनॉमी में अगर आप देखिएगा, तो जो ब्लू कलर है वो बताता है कि जो सबसे हॉटेस्ट है। जैसे आपने सुना होगा, ये देखा होगा, अगर आप कैंडल को देखिएगा तो सबसे जो ब्लू पार्ट है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है ना। फिर एलपीजी सिलेंडर हम लोग जब कम करते हैं तो येलो येलो जलता है, लेकिन जब हाई कीजिएगा तो ब्लू दिखाई देगा, है ना। तो अब चलिए, यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? अल्फा सेंटर। अब इस बिंदु के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? ये जो एक बिंदु है, एक लैंडमार्क की तरह काम करता है, ठीक है। आप सभी ने किसी न किसी ने भी ऑनलाइन शॉपिंग तो किया ही है। तो जब एड्रेस की बात आती है तो पूछा जाता है लैंडमार्क बताइए, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि हमारे साइंस सेंटर के बारे में किसी को बताना है, ठीक है, जिनको पता नहीं है इसका कि कहाँ पर है साइंस सेंटर, ठीक है, हम लैंडमार्क बताते हैं कि आप बिस्कोमान के पास जाइए और बिस्कोमान के जस्ट बगल में आपको साइंस सेंटर मिल जाएगा। तो बिस्कोमान हो गया हमारे लिए एक लैंडमार्क की तरह। तो हाँ, मौर्य होटल या फिर गांधी मैदान, तो बताना पड़ेगा कि दाहिने जाइए चाहे इस साइड जाइए। लेकिन बिस्कोमान भवन एकदम बगल में पड़ता है, तो एक लैंडमार्क की तरह काम करता है। तो जो अल्फा सेंटर ये किस चीज के लिए लैंडमार्क की तरह काम कर रहा है? ये काम कर रहा है हमारे सोलर सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये जो बिंदु है, इसी के अगल बगल हमारा सोलर सिस्टम पाया जाता है, और जिसमें हमारी धरती पाई जाती है। अब हम चलते हैं अपने पहले ग्रह, इसमें हम और भी जानते हैं कि ये जो बिंदु है, इसमें आपको 3 स्टार्स का कलेक्शन मिल जाएगा, यानी कि 3 ताराओं का समूह, जिसमें से पहले तारा का नाम है अल्फा सेंटोरी ए, दूसरे तारा का नाम है अल्फा सेंटोरी बी, और तीसरे तारा का नाम है अल्फा सेंटोरी सी।
और इस अल्फा सेंटोरी सी का एक और नाम है जो कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी। अब हम इन तीनों तारों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं डिटेल में, तो बात यह है कि जो प्रॉक्सिमा सेंटोरी है ना, तीसरा तारा, वो हमारी धरती से दूसरा सबसे नजदीकी तारा है। तो किन्हीं को कोई आइडिया कि पहला सबसे नजदीकी तारा कौन सा हो सकता है? ऑप्शन, चलिए, फिर हो गया नीमस हो गया, फिर एक मार्स हो गया, फिर सन हो गया, एंड देन मून हो गया, मार्स। तो आपका जवाब कौन सा आप बताइए? सन। तो सही आंसर है सन, जो हमारी धरती से पहला सबसे नजदीकी तारा है। और दूसरा सबसे नजदीकी तारा हो जाएगा हमारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी, ठीक है, यानी कि हमारा अल्फा सेंटोरी सी। अब हम देखते हैं अपने पहले तारे को। अब देखिए ये क्या है? हमारा सन, यानी कि सबसे नजदीकी तारा, ठीक है। अब अगर आप ये देख रहे होंगे तो कैसा कलर, किस कलर का दिखाई दे रहा है? रेड, ऑरेंज है, रेड है, येलो भी दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या रियलिटी में सन का कलर क्या होता है? व्हाइट होता है। सन का जो लाइट होती है, कलर होता है, वो होता है व्हाइट, ठीक है। और जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमको ये रेड और ऑरेंज दिखाई देता है। ओके, आप सर्च भी कीजिएगा अगर आप नेट पे, तो अगर सन का आप कलर पूछिएगा ना तो आपको व्हाइट बताएगा, ठीक है। और मैंने जैसा आपको कहा था कि जो येलो और जो व्हाइट स्टार्स होते हैं वो अपने लाइफ के मिड में होते हैं। तो ये जो हमारा सन है ना, लगभग 4.5 बिलियन ईयर जी चुका है अपना, और इसका 8.9 समथिंग बचा हुआ है। ओके, 8.9 बिलियन ईयर्स इसका बचा हुआ है। अब अगर इसके सबसे आउटर लेयर की बात करें, जो कि गैसियस लेयर का होता है, उसे हम कोरोना कहते हैं, जो कि हमारे मतलब कि जो इसका स्फीयर, एक्चुअल स्फीयर होता है ना, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप ये हाथ हो गया आपका, तो ये स्फीयर कम गर्म होगा, ये जो सरफेस है ये कम गर्म होगा, और इसके ऊपर का जो गैसियस लेयर है ये ज्यादा गर्म होगा। तो ऊपर का जो गैसियस लेयर गर्म होता है वो होता है 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो ये नीचे का सरफेस है, ठीक है, एक्चुअल जो सन का सरफेस है, इसे 6 मिलियन डिग्री सेल्सियस ही गर्म होता है। ओके, और अगर इसकी कोल्ड की बात करें हम लोग, जो इतना बड़ा स्फीयर है उसका एक बीच का पॉइंट भी होता है जिसे हम कोल्ड कहते हैं, वो होता है 1.2 करोड़ डिग्री सेल्सियस गर्म होता है। हमारे पानी को बॉयल होने के लिए कितना चाहिए पानी, ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस सोचिए। और हमारा हाथ अगर उस पानी में चला भी जाए तो ऑफ कोर्स ब्रूश हो जाएंगे, ठीक है, फूल जाएगा। और सोचिए कि अगर हम रियलिटी में इतने नजदीक बैठे होंगे तो क्या ये पॉसिबल है इतने नजदीक बैठ पाना? बहुत दूर ही हम लोग क्षण भर में गायब हो जाएंगे, लाइक स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड, हमको पूरे एक सेकेंड भी नहीं लगेगा गायब होने में। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि जब सन से हम कोरोना लेयर हटा दे और उसको एक्सरे लाइट के थ्रू देखें अगर, तो कैसा सन हमारा दिखाई दे सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको धधकता हुआ पार्ट दिखाई दे रहा होगा, है ना, फेंकता हुआ आग जैसा। तो इसे हम कहते हैं सोलर फ्लेयर्स, ठीक है। और सोलर फ्लेयर्स कैसे बनते हैं? हमारे सन में कितने प्रकार के गैसेस पाए जाते हैं? हीलियम का नाम सुने हैं। हीलियम का नाम सुने, और इधर से कितने गैसेस पाए जाते हैं? हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन पाया जाता है सन में। तो जो हीलियम और हाइड्रोजन हमारे सन में पाया जाता है, तो जब उनका फ्यूजन होता है और फिजन होता है, यानी कि जब वो मिलते हैं और टूटते हैं, तो एक बहुत बड़ा एटॉमिक विस्फोट होता है। और सिर्फ ये एक नहीं, हजारों लाखों एटॉमिक विस्फोट एक साथ होते हैं, जिस वजह से ये सोलर फ्लेयर्स बनते हैं और ये आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, हमारी धरती पर सूर्य का जो रोशनी है वो पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 जी कितना? 8 मिनट 20 हाँ, सेकंड। लगभग 8 मिनट 20 सेकंड सेकंड लगते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर हमारा इतना बड़ा सन है तो उसके कंपैरिजन में कितने प्लैनेट्स हमारे जो हैं वो कितने छोटे और कितने बड़े दिखाई देंगे। तो टोटल कितने प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में? 8 है। ठीक, अब देखिए कि जो फर्स्ट 4 प्लैनेट है ना, वो उस पर आपको धरती यानी कि जमीन आपको मिल जाएगा जिस पर आप चल सकते हैं। लेकिन ये जो 4 प्लैनेट है, इसके बाद जो प्लैनेट आता है ना, इनके बीच में आपको एक एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलता है, ठीक है, जिसमें से आपको एस्ट्रॉइड, मीटियोर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये 4 प्लैनेट के बीच में जो एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलता है, उसके बाद में जितने 4 प्लैनेट्स हैं वो सिर्फ गैसेस के बने होते हैं, जिसपे आपको समतल जमीन जगह नहीं मिलता है चलने के लिए। अब चलिए एक गेम हम लोग खेलते हैं, इस पर आपको सारे प्लैनेट्स दिखाएंगे, आप लोग गेस कीजिएगा कि वो कौन से प्लैनेट है। ओके, सभी को तो पता होगा प्लैनेट्स के नेम। चलिए फर्स्ट बताइए कि ये कौन सा प्लैनेट है? मून। सभी का यही जवाब है, तो आप लोग सभी अपने लिए क्लैप कर लीजिए। ये गेम्स ऑफ कोर्स, क्योंकि सभी गलत है, ये मून नहीं है, ये है मरकरी, हमारा बुध ग्रह, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे पहला ग्रह, ठीक है। ये नीचे मून है? नहीं, एक अभी से पहले जो वीडियो देखे ना नीचे,
वो हम आपको दिखाएंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए, पहले हम अपनी मरकरी पर ध्यान देते हैं, अपने बुध ग्रह पर। तो आपको गड्ढे दिखाई दे रहे हैं? तो आपने तारामंडल देखा होगा, तो उसमें बताया गया होगा कि जितनी भी उल्काएं टकराती हैं जब किसी भी प्लैनेट से, तो इतना बड़ा गड्ढा बनाती हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं क्रेटर्स। अब ये क्रेटर्स छोटे बड़े भी हो सकते हैं, तो कितना छोटा कितना बड़ा, तो लगभग ऑन एवरेज 3 से 30 किलोमीटर जितने बड़े हो सकते हैं ये क्रेटर्स, ठीक है। अब मरकरी का ये खासियत है, सोचिए ये सबसे नजदीक है ये सूर्य से, तो सबसे गर्म होना चाहिए, है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो मरकरी है इसके पास खुद का कोई वातावरण नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है जो सूर्य से आने वाली गर्माहट को रोक सके। तो जिस वजह से जब इधर सूर्य का रोशनी पड़ता है जिस हिस्से पर, वो तो बहुत गर्म होता है, लेकिन जिधर नहीं पड़ता है वहां पे बहुत कम, वहां पर निगेटिव में भी टेम्परेचर चला जाता है। अब आइए हम आपको दिखाते हैं, ये बताइए ये क्या है? ये है शुक्र। अब क्लैप कर लीजिए आप लोग। जी एग्जैक्टली, ये गलत है, ये हमारा मून, ये है हमारा मून। ये देखिए देखिए इतना ब्राइट। अब बताते हैं, ये देखिए ये जो चांद का हिस्सा है ना, हम लोग पूरे लाइफ टाइम यही हिस्सा देखते हैं, जिस वजह से हमने मरकरी को भी मून समझ लिया था। और इस हिस्से को हम कहते हैं मारिया हाईलाइट। और ये जो चांद का ये जो दूसरा हिस्सा है ना, जो बहुत चमकीला है, इसे हम लोग कहते हैं लूनर हाईलाइट। ओके, तो आप सभी एक बार पूरे चांद को देखिए। और क्या चांद प्लैनेट होगा? ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। ये जो हमारा चांद है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो ये देखिए कुछ ऐसा दिखाई देता है हमारा पूरा चांद। और ये जहां पे आपको ये दिख रहा है ना, जहां से आपको लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं जहां से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होना इम्पॉसिबल है। और हम लोग चांद का वही हिस्सा देख पाते हैं जहां से आपको लाइट रिफ्लेक्ट बहुत कम दिखाई देता है। इसलिए हमने मरकरी को भी चांद समझ लिया था। अब ये बताइए ये क्या हो सकता है? ये है वेनस, एग्जैक्टली, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं शुक्र ग्रह। अब अगर हम आपको बताएं तो ये हॉटेस्ट प्लैनेट होता है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में। लेकिन क्यों? इसमें बात यह है कि हमने मरकरी में देखा था कि उसमें एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता, लेकिन जो हमारा शुक्र ग्रह में एटमॉस्फेयर पाया जाता है, और लकीली उस पर 90% तक यानी कि 90% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो पता है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या खासियत होता है? गर्म होता है। वो जो गर्माहट आता है ना सूर्य से, उसको रोक कर रख लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैसेज में आता है, वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज है, जो कि सूर्य से आने वाले जो गर्माहट है उसको रोक कर रख लेता है अपने पास, जिस वजह से पूरे सोलर सिस्टम में ये जो हमारा वीनस है यानी कि जो शुक्र ग्रह है सबसे गर्म होता है। अब यहाँ पे आपको व्हाइट पैचेस दिखाई दे रहा है ना, नदी जैसा, तो ये है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड जो कि वहां पर बनता है। तो जब इस पे सूर्य का रोशनी पड़ता है ना, तो हमारी धरती से आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, ब्राइटेस्ट स्टार इन आवर एटमोस्फेयर। तो सबसे ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देने के कारण इसका नाम भी है, वो है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये प्लैनेट कैसे हो सकता है, प्लैनेट हो तो स्टार क्यों कह रहे हैं। बस हमारे एटमोस्फेयर में ये धरती से हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, जिस वजह से इसका नाम रखा गया मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, यानी कि भोर का तारा और शाम का तारा, ठीक है। अब नहीं, ये ध्रुव तारा अलग होता है, वो नॉर्थ का डायरेक्शन बताता है, ये सबसे ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है इस वजह से। अगर हाँ, अब इसमें आगे हम बात करें, अब इसका एक और नाम है जो कि ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। आप कोई बता सकते हैं कि ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ क्यों कहा जा रहा होगा? नहीं, अगर धरती इतना हॉटेस्ट होगा तो इंसान नहीं जी पाएगा। इसका है शेप और साइज रीजन, ठीक है, जो लगभग होता है ना, सबसे मतलब लगभग बराबर है, जो वीनस और अर्थ का जो साइज है वो लगभग आपको बराबर देखने को मिलेगा। अब आइए हम अपने धरती पर चलते हैं, और ये कितने नंबर पर हमारा प्लैनेट आता है? 3rd नंबर पर। अब देखिए यहाँ तो हमने ये पानी के बारे में बात कर लिया। अभी जो ग्रीन पार्ट है वहां पर क्या पाया जाता होगा? वहां पर पाया जाता है फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे बहुत सारी मात्रा में वृक्ष पाए जाते हैं। और जो बाकी येलो का पार्ट हो गया वो, हाँ, जैसे पहाड़ हो गया, पठार हो गया, रेगिस्तान हो गया, ठीक है, जहाँ पर मोस्टली एग्रीकल्चर नहीं होता है। और ये जो व्हाइट कलर ये क्या बता सकता है? क्लाउड्स और ग्लेशियर्स, जो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल पर पाया जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट पे, जो कि हमारा लाल ग्रह मार्स, ठीक है, रेड प्लैनेट। अब इसे रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं?
हाँ जी एग्जैक्टली वहाँ पर बहुत बड़े अमाउंट में आयरन पाया जाता है, यानी कि फेरस ऑक्साइड। ठीक है, जिस वजह से इस प्लैनेट का जो कलर है वो आपको लाल दिखाई देता है। अब देखिए ये जो मार्स है ना, ये दूसरा सबसे छोटा प्लैनेट है। पहला सबसे छोटा प्लैनेट था हमारा मर्करी, और दूसरा सबसे छोटा प्लैनेट है ये हमारा मार्स, और जो तीसरे नंबर पे आएगा वो होगा वीनस और अर्थ। ठीक है, क्योंकि वीनस और अर्थ का जो शेप और साइज है वो लगभग बराबर था। अब देखिए ये आपके सामने क्या आ गया, व्हाइट कलर का, ये क्या हो सकता है? हमने अपनी धरती पर क्या देखा था, नॉर्थ और साउथ पोल पे क्या पाया जाता है? बर्फ। ठीक है, ग्लेशियर्स पाया जाता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो स्पेसशिप्स भेजे गए हैं, जितने भी प्रोजेक्ट इस पे भेजे गए हमारे मार्स पर, वहां से कंक्लूजन आया है कि मार्स में भी पानी का जो क्या है, कुछ पानी भी पाया जाता है ना, पानी का कुछ अंश पाया गया है। तो ये सिग्निफाई करता है कि मार्स पर आपको ग्लेशियर्स मिलेंगे। लेकिन क्या आप जितने भी पानी है, ये सॉरी जो ग्लेशियर्स है वो क्या आराम से पिघल जाएंगे? हमारे जो धरती पर ग्लेशियर्स है वो क्या सारे पिघल गए? पिघलने के लिए क्या चाहिए? राइट अमाउंट पर टेम्परेचर चाहिए और राइट अमाउंट पर प्रेशर चाहिए। तो जब तक की जो कंडीशन है वो मार्स पर अप्लाई नहीं होगा तो ये पानी नहीं पिघलेगा और ह्यूमन यूज के लिए ये प्लैनेट नहीं बन पाएगा। गर्मी की जरूरत है पड़ जाती। अब देखिए हमारी धरती पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाँ, माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर हम आपको कहें कि माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचा, सबसे ऊंचा चोटी पाया जाता है हमारे मार्स पे, जिसका नाम है माउंट ओलंपस। ये जो माउंट ओलंपस है ना 2.5 टाइम्स बड़ी है हमारे माउंट एवरेस्ट से। ठीक है, अब आइए हम लोग अब अपने एस्ट्रॉयड बेल्ट को पार करते हैं और आते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट पे, जो कि हो सकता है ये कौन सा प्लैनेट है? ये हमारा जुपिटर। ठीक है, और सबसे बड़ा प्लैनेट है ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम में। ठीक है, और जैसा मैंने आपको कहा कि जैसे ही आप एस्ट्रॉयड बेल्ट को पार कीजिएगा, जितने भी प्लैनेट्स है वो सारे गैसियस फॉर्म में, यानी कि गैसेस से बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज दिखा रहे हैं, ये देखिए ये आपको बहुत बड़ा टोर्नाडो चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये कई हजारों सालों से चलता हुआ आ रहा है। तो ये जो बवंडर है कब बनता है? जब दो अपोजिट तरफ की प्रेशर्स होते हैं, यानी कि दो जब अपोजिट डायरेक्शन में हवाएं चलती है तब ये बवंडर का फॉर्मेशन होता है। देखिए जैसे कि अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो मेरे बाएं तरफ हवाएं जा रही है और नीचे के लिए हमारे दाएं तरफ हवाएं जा रही है। तो एक बहुत बड़े बवंडर का निर्माण कर रही है। अगर आपको पता है कि कितना बड़ा बवंडर है तो हमारे जैसे 3 पृथ्वियां समा सकती हैं सिर्फ इस छोटे से बवंडर में। तो सोचिए पूरे जुपिटर को भरने के लिए बाय वॉल्यूम, ठीक है, अगर बाय वॉल्यूम पूरे जुपिटर को भरने के लिए हमारे जैसे कितनी पृथ्वियां लगेंगी, तो कोई अंदाजा है? सिर्फ क्योंकि इस छोटे से जगह को भरने के लिए हमारे जैसे 3 पृथ्वियां लग रही हैं, तो पूरे जुपिटर को भरने में कितना लगेगा? रफली भी बता सकते हैं आप लोग, टेक अ गेस। चलिए कोई नहीं, बस आपको 5 सेकेंड का एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं इसका जवाब के लिए। Signal acquired. Now receiving data. Subject, 5th planet, gaseous. This is the biggie, the heavyweight, the giant. Jupiter, largest planet in the solar system. So let's get the obvious question out of the way. How big is it? Analyzing. This is Earth. This is Earth compared to Jupiter. It would take more than 1,000 Earths to fill the 5th planet. तो जैसा हमने देखा कितना धरती लगा पूरे जुपिटर को भरने के लिए, मोर देन 1000। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट पढ़िएगा बुक में तो 1300 दिखाता है। ठीक है, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमी में कुछ भी फिक्स नहीं होता, अभी कल नया स्टडी आएगा और तो नंबर बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग मोस्टली बोलकर चलते हैं कि अप्रॉक्स मोर देन 1000, यानी कि 1000 प्लस हमारी जो पृथ्वी है वो लगेंगे पूरे जुपिटर को भरने के लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट को देख लेते हैं। अब ये कौन सा प्लैनेट हो सकता है जुपिटर के बाद? सैटर्न, यानी कि हमारा शनि ग्रह। लेकिन शनि ग्रह में कुछ मिसिंग लग रहा है ना, इसका रिंग।
तो रीजन ये है रिंग मिसिंग होने का कि जो हमारा स्ट्रक्चर है ये 3D है, लेकिन जो हमारा प्रोजेक्टर है वो 2D स्ट्रक्चर है, जिस वजह से इस पर रिंग दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग को बिना रिंग के इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो अगर हम सैटर्न की बात करें तो ये साइज वाइज तो सबसे दूसरा बड़ा प्लैनेट है, जुपिटर के बाद सबसे बड़ा प्लैनेट है। लेकिन अगर हम मास वाइज देखें तो दूसरा सबसे भारी भी है, लेकिन अगर डेंसिटी वाइज यानी कि घनत्व के तौर पर देखें तो ये सबसे हल्का प्लैनेट है। ठीक है, बाय मास दूसरा सबसे भारी, लेकिन बाय डेंसिटी सबसे लाइटेस्ट, विच मीन्स कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल पानी में सारे ग्रह को उतारेंगे, ठीक है, तो ये सबसे पहले तैरने लगेगा, ये इतना हल्का है बाय डेंसिटी, यानी कि अगर घनत्व के तौर पर देखेंगे तो चलिए फिर अपने दूसरे प्लैनेट को भी देखते हैं। ये क्या हो सकता है, ये है यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह। दूसरा सबसे दूर होने की वजह से ये जो ग्रह है सूर्य से, तो इस पर आपको बहुत ठंडा यानी कि नेगेटिव में टेम्परेचर दिखाई देता है। ऑल्दो ये सबसे लास्ट में, इस वजह से इस पर आपको बर्फ बहुत कम दिखाई देगा जहां तहां, इसलिए इसके आपको एटमोस्फेयर में ना मीथेन गैस पाया जाता है मोस्टली। ऐसे इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, लेकिन जो मोस्टली मीथेन गैस पाया जाता है, जिस वजह से इसको अपना कलर मिलता है। और जैसे इस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो आपको फेंट ब्लू कलर का दिखाई देता है। और इसका एक और भाई है यानी कि नेपट्यून यानी कि वरुण ग्रह, और ये हमारी धरती से हमारी जो सन से सबसे दूर होने की वजह से सबसे ठंडा होता है, और इस पे आपको बहुत सारा बर्फ देखने को मिल सकता है। इसलिए इसका नाम है मॉन्स्टरस आइस यानी कि आइस ऑफ जायंट, यानी कि ये बर्फ का दानव। अब हमारे सोलर सिस्टम में एक और प्लैनेट हुआ करता था, और वो कौन सा प्लैनेट था, प्लूटो। तो क्या कारण है, वो है कि खत्म हो गया, खत्म हुआ। आइए, अगर हम आपको कहें कि प्लूटो खत्म नहीं हुआ है, बस उसे हम प्लैनेट की श्रेणी में अब गिनते नहीं है। अब क्यों नहीं गिनते, कोई कारण होगा, नहीं, ये रीजन नहीं है। रीजन ये है कि जो प्लूटो है ना अपने एक्सिस पर रोटेट तो करता था, लेकिन रिवोल्यूशन करने टाइम ये नेपच्यून के भी ऑर्बिट को काट देता था। इस वजह से जितने भी प्लैनेट्स की क्राइटेरिया है ना उसको ये फुलफिल नहीं करता था, जिस वजह से अब इसको प्लैनेट की श्रेणी में नहीं गिनते। फिर से हम कहते हैं कि जो प्लूटो है अपने धुरी पर तो घूमता था, अपने एक्सिस पर घूमता था, लेकिन जब रिवॉल्यूशन का टाइम आता था ये नेपच्यून के भी ऑर्बिट को काट कर आ जाता था, जिस वजह से इसे हम लोग परफेक्ट प्लैनेट नहीं कहते। परफेक्ट प्लैनेट कौन सा होता है, जो अपने धुरी पर भी घूमे और जो सन का भी चक्कर लगाए इलेप्टिकल फॉर्म में, है ना। लेकिन यही एक बदमाशी करता था, जिस वजह से इसको प्लैनेट की श्रेणी में हम नहीं गिनते। अब इसे हम गिनते हैं डॉर्फ, अब इसे हम कहते हैं डॉर्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह, और इसे हटाया गया था 2006 में, ठीक है, बाई IUN। नॉर्मली हम लोग सुनते हैं इसरो या फिर नासा के बारे में, ठीक है, लेकिन जो IUN है, जो ये क्या कहते हैं प्लैनेट्स पर स्टडी करता है, यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इनके द्वारा ये स्टडी करके ये पाया गया है कि जो प्लूटो है ये नेपच्यून की भी ऑर्बिट को काट कर आ जाता है, जिस वजह से इसे हम लोग प्लैनेट की श्रेणी में नहीं गिनते हैं। अब आइए, पूरा जगह हम लोग घूम के वापस कहाँ जाते हैं, घर जाते हैं अपने। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको कहें कि चलिए हम आपको लेकर चलते 2100 फीट के हाइट पर, ठीक है, अपनी धरती के 2100 फीट के हाइट पर आपको लेकर चलते हैं, तो वहां पर आपको बादल का मूवमेंट कैसा दिखाई देगा। देखिए, यहाँ पर टाइम बहुत फास्ट किया गया है ताकि आपको बादल का मूवमेंट दिखाई दे सके।